बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए कि मैम हमारे 2 से 3 चैप्टर्स रह गए हैं जो आपने अभी नहीं कराए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है आप लोगों का जो एग्जाम है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका एग्जाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक का 27 दिसंबर को। सो यू डोंट वरी, मैंने सारा सिलेबस करवाया है, बट 3 चैप्टर रह गए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वन शॉट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए। तो आज हम रिग्रेशन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मैं वन शॉट आपको जल्दी से जल्दी कल तक प्रोवाइड कर सकूं, मैं पूरा ट्राई करूंगी। ठीक है, तो रिग्रेशन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक का प्लेलिस्ट चेकआउट करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं बहुत पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ आप लोगों को, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। बट अभी उसके एग्जाम में बहुत टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका वीडियो आ जाएगा। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसका वन शॉट भी प्रोवाइड कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। बस बिजनेस स्टैटिस्टिक के जो चैप्टर्स है जल्दी से जल्दी 2-3 जो रह गए हैं, मैं उसमें सिर्फ मेन मेन कराऊंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, मार्किंग ज्यादा है, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एक एक चीज पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो हमें वही वही टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी प्रोबेबिलिटी में से। पहले बेसिक्स करा दूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आओ फटाफट से रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट करें। तो इससे पहले कोरिलेशन जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, आओ फटाफट से रिग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इसकी एक डिफाइन को हम समझना चाहेंगे कि रिग्रेशन कहना क्या चाहता है। ठीक है, the statistical technique correlation establish the degree and the direction of relationship between two or more variables। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि हम काफी बार पढ़ते हैं कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दो चैप्टर्स है हमारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि कोरिलेशन क्या बताता है, स्टैब्लिश करता है, डिग्री बताता है और डायरेक्शन बताता है, रास्ता बताता है। किसका रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की डिग्री या डायरेक्शन जो बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। बट वी मे बी इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वेरिएबल। देखो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग जानना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, यानी कि द वैल्यू ऑफ एन अननोन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वेरिएबल, यानी कि अगर हमें अननोन वेरिएबल के बारे में जानना है, तो अगर हमें नॉन वेरिएबल के बारे में पता होगा तो हम उसके बेसिस पे अननोन वेरिएबल को जान सकते हैं, राइट। इफ वी नो द index of money supply and the price level, we can find out the degree and direction of relationship between these, है ना। तो इस तरीके से कोरिलेशन की टेक्निक यूज करते हैं, उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चैप्टर देख सकते हैं। तो आओ फटाफट से रिग्रेशन के बारे में भी जानने की। रिग्रेशन एनालिसिस एक ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी है, राइट, विच इज वाइडली यूज इन द ऑल द साइंटिफिक डिसिप्लिन में इसको यूज किया जाता है। एंड इट इज द बेसिक टेक्निक फॉर मेजरिंग, यानी कि एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है जिसमें हम चीजों को मेजर करना जानते हैं, एस्टिमेट करना जानते हैं। किसके किस चीज का एस्टिमेशन, रिलेशनशिप अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक लाइफ, राइट। तो जिनको समझ आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं अपना एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि रिग्रेशन एक्चुअल में है क्या, राइट। तो रिग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो ये कहता है कि जब हम किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो इसमें क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प करता है, मदद करता है स्टैब्लिशिंग अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराता है रिग्रेशन।
वंस दिस इज एस्टैब्लिश इट कैन बी यूज फॉर वेरियस एनालिटिक पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है, राइट। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो रिग्रेशन क्या कहता है, तो रिग्रेशन की एक सिंपल सी डिफाइन अगर हम समझे तो रिग्रेशन एनालाइसिस अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज, इसका एक प्रैक्टिकल यूज है इवन मोर देन द कोरिलेशन एनालिसिस, राइट। रिग्रेशन एनालाइज क्या मदद करता है, किस चीज को एनालाइज करता है, इस्टेब्लिश करता है, रिलेशन बतवाता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में। With the use of electronic machines and computer, the medium of calculation of regression equation, particularly expressing multiple and non-linear relation, has been reduced, है ना। ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, कंप्यूटर है, उसकी मदद से हम लोग क्या जान लेते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन के बारे की कैलकुलेशन कर पाते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक एनालिसिस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ से। प्रिडिक्शन, आपको बस ये याद रखना है कि जो रिग्रेशन होता है वो हमारे प्रिडिक्शन में बहुत काम आता है, हम चीजों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, यानी रिग्रेशन एनालिसिस वेरी यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। यानी अगर हमें एक वेरिएबल के बारे में पता है और दूसरे के बारे में नहीं पता, तो हमें ये बता देता है, प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं जो चीज हमें नहीं मालूम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिग्रेशन है क्या, कॉज एंड इफेक्ट होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहना चाहता है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ आ गया तो आपको ये डेफिनेटली ये वाली जो डिफाइन लिखी गई है वो समझ आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, वंस अ फंक्शनल रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको एक एग्जांपल, अब हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे ताकि रिग्रेशन और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने प्राइस और डिमांड का। प्राइस जस्ट फॉर एग्जांपल 50 रुपए है और उसकी डिमांड है 80, ठीक है, थोड़ी स्पेस नहीं है तो इसीलिए, ठीक है। तो प्राइस है 50 रुपए है और डिमांड उसकी 80 रुपीज है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डिमांड जो है, मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे को प्राइस गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो चीज गिवन नहीं होती वो हमारे लिए डिपेंडेंट होती है, क्या होती है, डिपेंडेंट, यहाँ लिख रही हूं मैं। जो चीज गिवन नहीं होगी वो हमारे लिए डिपेंडेंट होगी, ठीक है, जैसे कि ये। तो हमें क्या करना है, हमने प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन कैसे करेंगे कि हमने डिमांड की मदद से प्राइस का जो है प्रिडिक्शन लगा लेना है, वही हमारा क्या है, रिग्रेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हाँ, हमारे लाइफ के अंदर। जैसे फैन है, रेगुलेटर का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि फैन है, फैन जो है वो किस पे डिपेंड है, ठीक है, रेगुलेटर पे है, कि रेगुलेटर जैसे हम एक या दो या तीन या चार पे करेंगे तो स्पीड जो है कम बढ़ती होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडेंट है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, पेन पेन इंक हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप अपने एग्जाम में देना चाहो, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो चीज गिवन नहीं होती वो आपके लिए डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और जो चीज गिवन है वो आपके लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर जो डिमांड थी मेरी, वो मेरी इंडिपेंडेंट थी। मैं लिख रही हूँ इंडिपेंडेंट, जस्ट अ सेकेंड, इंडिपेंडेंट थी डिमांड, और प्राइस मेरे लिए डिपेंडेंट था। तो मैं कह सकती हूं कि यानी कि इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे y मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर मैंने प्राइस को यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, प्राइस को मैंने यहाँ पर y मान लिया और डिमांड को मैंने z मान लिया, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि y y डिपेंड, यहाँ लिख रही हूं मैं, डिपेंड ऑन जेड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज थी जो आपको समझनी थी। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इसके लिए आप अपने नोटबुक में डिफरेंस बनाकर भी लिख सकते हैं, बट जिन्होंने नोट्स वगैरह परचेज कर लिए हैं तो उनको डेफिनेटली आराम से मिल गया होगा डिफरेंस। और डिग्री एंड रिलेशनशिप आप बस इसको रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो हम उस पे आते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, है ना। तो लीस्ट स्क्वायर के लिए हमारे को सिंपल से फॉर्मुलेस पुट करने हैं, यानी कि मेथड्स कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला तो देखो ग्राफिक मेथड है, रिग्रेशन लाइन कह सकते हैं, और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन है। तो हमारा ज्यादातर आने का चांस जो है एल्जेब्रिक मेथड से है, ठीक है, क्योंकि फुल फ्लेश बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्राफिक मेथड मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ग्राफ बनाने का ही है। जिनको क्लास 11 से ग्राफ अच्छे से समझ आते हैं तो वो इजीली समझ जाएंगे। जैसे यहाँ हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ फादर दे रखा है, हाइट ऑफ सन दे रखा है, मतलब बेटे और पिताजी की हाइट यहाँ पे दे रखी है इंचेस में, और काफी सारा डेटा गिवन है यहाँ पर। तो आपको इसको देख के ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्स एक्सेस पे आपके हाइट आ जाती है फादर की, मैं जूम कर रही हूँ।
तो हाइट ऑफ फादर कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, हाइट ऑफ सन आ रहा है। तो ये तो आप बना ही लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इसी तरीके के ग्राफ्स बनाने हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी आप लोगों को। देन अभी जो हमें सीखना है वो है एल्जेब्रिक मेथड, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन इक्वेशन एंड सेकेंड इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। तो आओ फटाफट से इक्वेशन वाले फॉर्मूले स्टार्ट करें। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी क्योंकि टाइम ना बहुत ही कम है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कराऊं क्योंकि टाइम कम है। तो आपको मेन मेन चीजें समझाऊंगी जो आपके बिल्कुल काम की है। तो देखो, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन आर नोन एज एस्टिमेटिंग इक्वेशंस, राइट। रिग्रेशन इक्वेशन आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइंस, यानी जो भी लाइंस है। सबसे पहले अभी मैंने आपको समझा दिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर समझ गए तो इक्वेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस अगर आपको इक्वेशन याद रखनी है और फटाफट से फॉर्मुलेस मतलब जो इक्वेशन है वो रख के आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप करना क्या है, देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। आपको बस इतना याद रखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट। जो चीज जैसे कि हमारे को एक्स गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑन वाई, तो मतलब एक्स डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें वाई नहीं पता तो हम लिखेंगे वाई ऑन एक्स, मतलब वाई जो है डिपेंडेंट है एक्स पे, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई और बस ये इक्वेशन याद रख लेनी है, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो मैं जूम कर रही हूँ, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। नीचे वाली रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालने की है, एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। बस इतनी सी इक्वेशन याद रखनी है और नीचे रिग्रेशन इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पे दी गई है, राइट। तो बस उसको सॉल्व करके बताया कि अगर आपको सिग्मा वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिग्मा वाई निकालने के लिए क्या होता है, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। और दूसरा है, अगर हमें सिग्मा एक्स वाई का टोटल मतलब सिग्मा एक्स वाई निकालना है, सिग्मा मीन्स टोटल है, राइट। एक्स वाई का टोटल निकालना है तो इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्वेशन दी गई है। तो वाई वाई सी के लिए ऊपर दे रखा है, मतलब यानी कि इक्वेशन सेम है, बस आपका ये जो यहाँ पर बी है तो बी आ गया है नीचे, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक मिनट, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, ठीक है। तो वो चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। आओ फटाफट से क्वेश्चन करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक्स और वाई, राइट। तो देखो कैसे करना है, आपको बस इक्वेशन में पुट करना है। और हाँ, मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपने क्लास 10th के अंदर जो आपका एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन या टू वेरिएबल, जो भी आपने पढ़ा है 9th 10th में, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कहती हूँ 110% चैप्टर समझ आएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता वो टेंशन बिल्कुल ना ले, क्योंकि मैं उनको करवा रही हूँ, एक एक स्टेप बताऊंगी। बट अगर उन्हें ज्यादा ही डिफिकल्टी आती तो मैं यही बोलूंगी, इक्वेशन लिख देना, ठीक है। थोड़ा बहुत भी सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। क्वेश्चन हमने देख ही लिया है, तो फटाफट से एक्स और वाई हमने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें कॉलम नहीं देखना। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, सोल्यूशन में भी मैं सबसे पहले वही दिखाती हूँ कि वो चीज हमने लिख ली, लेकिन आपको बाकी के कॉलम पे अभी ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पे देना होता है, आपको अपने फॉर्मूले पे और इक्वेशन पे ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले वाई ऑन एक्स निकालने के लिए इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ ली थी, हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। तो हमें ये तो पता लगा है कि भाई इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ए गिवन नहीं है, ये पता चला। फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बी भी गिवन नहीं है, ये भी पता चला। तो इक्वेशन में क्या पुट किया जाए, तो यानी कि सबसे पहले हमें इस तक ए और बी निकालने के लिए, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, बी। तो यही हमारा सोल्यूशन है। जैसे इक्वेशन आ जाएगी, फॉर्म इक्वेशन में पुट करके ही हमारा आंसर होगा। आपको ना रिग्रेशन चैप्टर में बस इतनी सी बात याद रखनी है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकालना है, यानी कि इक्वेशन पे ही आंसर आपका समाप्त होगा, ठीक है। आओ फटाफट देखें। तो ये तो हमारा सिर्फ लिखा है हमने, तो इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी ए भी गिवन नहीं है, बी भी गिवन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमने ऊपर पढ़ा था ए और बी निकालने के लिए इक्वेशन कैसे होगा। तो इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा हमें। सॉरी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं, स्पेस इतना है नहीं, इसको क्लियर कर देती हूँ पहले मैं, ठीक है। अभी आ गए हम लोग यहाँ पर। तो ये वाली जो इक्वेशन थी वो हमें अभी गिवन थी, मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालनी है, ठीक है।
तो ये वाली इक्वेशन के मुताबिक हमें पहले वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिग्मा वाई, सिग्मा, जस्ट अ सेकेंड, सिग्मा वाई, तो वाई का टोटल, तो वाई का टोटल कितना आ रहा है 40, ठीक है 40 ले लिया जी हमने, यहाँ पर 40 आ गया। उसके बाद एन, टोटल नंबर कितने थे, तो टोटल नंबर है हमारे 1, जस्ट अ सेकेंड 5 है, ठीक है। उसके बाद ए का ए इक्वेशन के हिसाब से ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का प्लस आया, उसके बाद क्या करेंगे, बी 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 तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें बी देखना है, ठीक है। तो अगर हम बी देखते हैं तो बी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सिग्मा एक्स देखते हैं, तो सिग्मा एक्स कितना है 30 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये दोनों इक्वेशन में पुट करके हमारे को दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जरूर नाम देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से वही वाला, अब यहाँ पे सॉल्व करने की बारी आई है जो हमने क्लास 10th में सीखा था। जिनको याद नहीं है फिर उससे बता देती हूँ, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके कई सारे मेथड होते हैं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी सीख रखा है, सब्सटीट्यूशन भी सीख रखा है, एलिमिनेशन भी सीख रखा है ना, काफी सारे मेथड सीख रखे हैं। तो आपको सिंपल सा बताती हूँ, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस करना मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। देखो सबसे सिंपल क्या होता है, सबसे सिंपल क्या होता है, मैं जूम भी कर दिया मैंने, आपको ना इक्वल टू के इधर जो नंबर होता है और सेकंड इक्वेशन में जो आगे के जो दो नंबर होते हैं उनको पहले बैलेंस करना होता है। 5 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 5 और 30 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों नंबर सेम हो जाए, यानी कि अगर मैं 5 इंटू 6 कर दूं और 30 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई दे दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 30 हो जाएगा ना सीधा सीधा। तो वही काम किया है। तो देखो पहले वाली इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई 6 से और नीचे वाली को करना है 1 से, ठीक है, बस इतना करना है। देखो अब आंसर आएगा, तो देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 40 से 240, 5 ए को मल्टीप्लाई करा 6 से 30 ए, प्लस का प्लस 30 बी इंटू 6 करा तो 180 बी आ गया। अब नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो बिल्कुल एज इट इज सेम आ गया, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। जैसे ही करा तो अब माइनस कर देना है, डिडक्ट करना है, तो साइन चेंज होंगे, साइन कैसे चेंज होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो साइन चेंज करने के लिए सबसे पहले सेकंड वाली इक्वेशन के साइन देखने होता है, उसका उल्टा करना होता है। तो 214 के आगे प्लस है तो नीचे क्या लग जाएगी, माइनस, ठीक है। 30 के यहाँ पे भी है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। तो जैसे ही थर्ड साइन लगते हैं सेकंड वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाती है, और यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। और 30 प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 240 में से हमको माइनस करना है 240, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 30 ए है, ये देखो ये प्लस का था, एक मिनट, ये प्लस का था ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद बचा क्या, 220 में से 180 माइनस कर देना है तो बी निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ से आंसर आएगा 40 बी, ठीक है। और यहाँ से आएगा माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 26, ठीक है, इतना समझ आया। तो जैसे ही हमारी इक्वेशन में सिर्फ ये बच गया था 40b इज इक्वल टू 26, तो देखो यहाँ कर रही हूँ 40b इज इक्वल टू 26 था, तो b इधर ही रहा, 26 इधर हुआ, तो ये 40 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है हमारी 0.65 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़े वाले के साथ क्या था, माइनस था, इसीलिए आ गया। जैसे ही b की वैल्यू आई तो ऊपर वाली इक्वेशन को उठाया हमने और वहां पे पुट किया, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ये छोटी छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सीख रखे हैं, मैंने पूरा करके सिखा दिया आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो अलग से मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही रखा तो इक्वेशन में पुट करा तो वाई सी हमारा आ गया, ठीक है। अब ये क्या निकाला था हमने, वाई ऑन एक्स निकाला था, यानी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स निकाला था। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्या निकालेंगे, एक्स डिपेंडेंट वाई, तो बस ये वैसे ही सॉल्व होगा, इक्वेशन सेम रहेगी और ये आपका इक्वेशन में वैल्यू फिर से पुट हो जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। तो बस यही था, यही सॉल्व करना था। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं कहती हूँ कि आपका ये चैप्टर डन है, क्योंकि सबसे डिफिकल्टी फेस होती है बच्चों को ये इक्वेशन सॉल्व करने की, क्योंकि आप लोगों ने पहले तो करी होंगी लेकिन हो सकता है कि अभी इतनी पकड़ ना हो, बट हाँ ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो फिर से इक्वेशन हम देखो वही सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा मैं बता देती हूँ। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालने का है, नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, और इसका वाई ऑन एक्स का ये रहा।
ठीक है, ये बाकी के स्टेप्स हैं, मेन फॉर्मूला जो रहेगा वो यही है ऊपर वाला। ठीक है, तो ये तो छोटा सा है, ये अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया तो डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा, आप ये कर पाओगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो बस छोटा सा फॉर्मूला है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। वैसे ये कम आने का चांस है क्योंकि इतना छोटा नहीं आएगा, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाले हैं। जो मेन था वो मैंने आपको बताया। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फिर से वही है, एक बार प्रॉपर्टी देख सकते हो, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो ये था। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे जो है बता सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एन एस्टीमेट है, इसका बस फॉर्मूला देख लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही फॉर्मूले में इक्वेशन वगैरह दे रखी होगी, पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, बस हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे एस वाई एक्स है, इसको निकालने का अंडर रूट क्या है, सिग्मा वाई माइनस वाई सी बार का होल स्क्वायर है, n-2 है, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, अपने आप समझ आ जाएगा कॉलम कौन सा बनाना है। तो ये और ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, देखो एक्स और वाई तो गिवन ही था। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था वाई सी, वाई सी का कॉलम बन गया यहाँ पर। फिर हमें क्या चाहिए था, नेक्स्ट वाला एक्स सी चाहिए था, वो निकल गया, उसका कॉलम पता लग गया। फिर वाई माइनस वाई सी बार चाहिए, वो भी निकल गया, वो पता लग गया। मतलब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा कि हमें कौन सा कॉलम अब बनाना है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ निकल जाएगा, टोटल रख के अंडर रूट में डालना है। और इस बार अंडर रूट को सॉल्व भी नहीं करना, इनफैक्ट आप लोगों के पास मतलब खुद से नहीं करना, मेरा कहने का मतलब ये है, करना तो है खुद से, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप सीख रहे हैं कि भाई ये चीज कैसे, अंडर रूट 2 कैसे होगा, या अंडर रूट, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, 10.3 अंडर रूट है, तो आप इसको कैलसी पे कर सकते हैं इजीली। आपकी कैलसी पे थोड़ी बहुत पकड़ भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ सकती है आप लोगों के एग्जाम्स में। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ आप लोगों को, तो अभी से थोड़े से दिन जो बचे हैं थोड़े प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि वहां जल्दी जल्दी में कुछ हो जाते हैं गड़बड़। सो मैंने आपको पूरा बता दिया रिग्रेशन। और कोई भी दिक्कत आए, आपका अपना चैनल है, कभी भी कमेंट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी वन शॉट देने की। बस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, बहुत सारे कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स तक जरूर से जरूर शेयर करें। और जिनको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।